नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश को सौगात देंगे। 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का उपचार करा चुके 2,500 बच्चों से बातचीत करेंगे। आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के आधुनिक केंद्र ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पीएम मोदी आज क्या क्या तोहफा देने वाले हैं? अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और न सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि अपने दौरे के दरमियान कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 14,000 करोड़ से भी ऊपर की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज जो छत्तीसगढ़ का दौरा है, ये दिल की बात कार्यक्रम के तहत आज नवा रायपुर में अटल नगर में सत्य साई संजीवनी अस्पताल में एक जीवन का समारोह उपहार में जन्मजात हृदय रोगों का उपचार करा सके 2500 बच्चों से बातचीत भी करेंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा का नया भवन जो बनकर के तैयार है, उस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस नए भवन का, विधानसभा के नए भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये भवन जो है, नया भवन विधानसभा का ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बना है, जिससे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से तैयार किया गया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसमूह को भी संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में हो सकता है कि बिहार चुनावों को लेकर के भी कुछ बातों को संकेत में कहें। जी जी, बहुत शुक्रिया यह जानकारी देने के लिए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान वे रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश को कई सौगात देंगे। 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का उपचार करा चुके 2,500 बच्चों से बातचीत करेंगे। आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के आधुनिक केंद्र ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।
जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में लागू होगा नया दल बदल कानून। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पेश की गई नियमावली। राज्यसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में नया दल बदल कानून लागू होने जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए अयोग्यता अधिनियम 2025 को प्रस्तुत किया गया। इस कानून से पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अयोग्य ठहराए जा सकेंगे। नियम 64 के तहत दल बदल कानून की नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया। सदन को जानकारी दी गई कि अपने दल के व्हिप से बाहर जाकर दूसरे संगठन को मतदान करना और दल की अनुमति के बगैर मतदान से दूर रहना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में नया दल बदल कानून लागू होने जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए अयोग्यता अधिनियम 2025 को प्रस्तुत किया गया। इस कानून से पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अयोग्य ठहराए जा सकेंगे। नियम 64 के तहत दल बदल कानून की नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया। सदन को जानकारी दी गई कि अपने दल के व्हिप से बाहर जाकर दूसरे संगठन को मतदान करना और दल की अनुमति के बगैर मतदान से दूर रहना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शेख दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख दाऊद, दल बदल के नए कानून से क्या क्या फायदा होने वाला है? आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में नया दल बदल कानून लागू होने जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए अयोग्यता अधिनियम 2025 को प्रस्तुत किया गया। इस कानून से पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अयोग्य ठहराए जा सकेंगे। नियम 64 के तहत दल बदल कानून की नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया। सदन को जानकारी दी गई कि अपने दल के व्हिप से बाहर जाकर दूसरे संगठन को मतदान करना और अनुमति के बगैर मतदान से दूर रहना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। शेख दाऊद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, दल बदल के नए कानून से क्या क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह कल जम्मू कश्मीर के असेंबली में एक और नया कानून लागू किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टी के खिलाफ किसी भी पार्टी को वोट दे या वोट न डाले, उसके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कल 2 दिन पहले राज्यसभा में यहाँ इलेक्शन हुआ, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है और बाकी पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, तो जिसके नतीजे में वहां जबरदस्त हलचल मच गया है और उन्होंने असेंबली के इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट वहां पे लगाया गया है, इससे जो आने वाले दिनों में जो असेंबली में जो चाहे राज्यसभा या लोकसभा की इलेक्शन हो जाएगी, उसमें एक ठीक हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से है। आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड से कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह हो रही है। और 49 पर्यवेक्षकों में सिर्फ 4 हाजिर हुए। प्रदेश नेतृत्व ने भंग की कमेटी। झारखंड से कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर। झारखंड में कांग्रेस की आंतरिक कलह और संगठनात्मक ढिलाई से पार्टी को नई मुसीबत में डाल दिया है। काम से कहीं ज्यादा दिखावे में माहिर कांग्रेसी नेता प्रदेश प्रभारी के राजू के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर दफ्तरों तक उमड़ आते हैं, लेकिन जब संगठन की अहम बैठकों की बारी आती है तो वे नदारद हो जाते हैं।
नगर निकाय चुनाव के लिए गठित 49 पर्यवेक्षकों की बैठक में महज 4 सदस्य ही हाजिर हुए, जिससे नाराज प्रदेश नेतृत्व ने कमेटी भंग कर दी। इससे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की लापरवाही के रूप में भी देखा जा रहा है। आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले यह घटना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो रही है। आपको बता दें, झारखंड में कांग्रेस की आंतरिक कलह और संगठनात्मक ढिलाई ने पार्टी को नई मुसीबत में डाल दिया है। काम से कहीं ज्यादा दिखावे में माहिर कांग्रेसी नेता प्रदेश प्रभारी के राजू के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर दफ्तरों तक उमड़ जाते हैं, लेकिन जब संगठन की अहम बैठकों की बारी आती है तो वे नदारद हो जाते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए गठित 49 पर्यवेक्षकों की बैठक में महज 4 सदस्य ही हाजिर हुए, जिससे नाराज प्रदेश नेतृत्व ने कमेटी भंग कर दी। इसे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की लापरवाही के रूप में भी देखा जा रहा है। आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले यह घटना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। आपको बताते चलें, झारखंड में कांग्रेस की आंतरिक कलह और संगठनात्मक ढिलाई ने पार्टी को नई मुसीबत में डाल दिया है। नगर निकाय चुनाव के लिए गठित 49 पर्यवेक्षकों की बैठक में महज 4 सदस्य ही हाजिर हुए, जिससे नाराज प्रदेश नेतृत्व ने कमेटी भंग कर दी। काम से कहीं ज्यादा दिखावे में माहिर कांग्रेसी नेता प्रदेश प्रभारी के राजू के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर दफ्तरों तक उमड़ जाते हैं, लेकिन जब संगठन की अहम बैठकों की बारी आती है तो वे नदारद हो जाते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए गठित 49 पर्यवेक्षकों की बैठक में महज 4 सदस्य ही हाजिर हुए, जिससे नाराज प्रदेश नेतृत्व ने कमेटी भंग कर दी। इसे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने का मामला। मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट तलब। हमला करने वाले आरोपी की अदालत ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट। 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिर दर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सीय सहायता की गुहार लगाई है। अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोप पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई आज है। आपको बताते चलें कि 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिर दर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सीय सहायता की गुहार लगाई है। अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोप पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई आज है। आपको बताते चलें कि उसने आंखों की समस्या के चलते सिर दर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सीय सहायता की गुहार लगाई है। 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोप पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई आज है। आपको बता दें कि 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिर दर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सीय सहायता की गुहार लगाई है। अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोप पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई आज है।
बिहार की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के रण में प्रियंका गांधी और अखिलेश की एंट्री। आज अखिलेश प्रियंका की सभा सैनी और तेजस्वी भी भरेंगे हुंकार। बिहार में मोंथा तूफान का असर दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हल्की और तेज बारिश हो रही है। इसके बावजूद नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज यानी शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव 3 जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश सिंह यादव सबसे पहले पूर्णिया, इसके बाद मधुबनी और फिर दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की मांग करेंगे। महागठबंधन के घटक दल वीआईपी और राजद के प्रत्याशियों के समर्थन में आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की संयुक्त जनसभा होगी और दोनों नेता बरुराज विधानसभा क्षेत्र और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभाओं को संबोधित करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद दानिश, आपसे जानेंगे, आज अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी बिहार के चुनावी रण में नजर आएंगे। इन दोनों नेताओं का कितना असर पड़ने वाला है बिहार के चुनाव में? जी सपना, देखिए आज अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जो है दोनों बिहार के में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो है बिहार चुनाव में जो है अब जो है पहले चरण को लेकर जो है कुछ ही दिन शेष बच चुके हैं, तो इसको लेकर जो है ये रैली और जो अखिलेश यादव का जो जनसभा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की जो जनसंख्या है उसमें यादव वोट जो है पिछले बार कुछ ना कुछ ये इधर से उधर हो गए थे, तो इसको लेकर जो है अखिलेश यादव का जो है दरभंगा में भी जनसभा है और दरभंगा में जो है पिछले बार जो है एनडीए ने 10 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट में एनडीए की जीत हुई, तो इसके लेकर जो है आज जो है अखिलेश यादव की जो जनसभा है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी जो जनसभा में रहेंगी उनकी भी महिलाओं के लिए जो प्रियंका गांधी जो लगातार आवाज उठाती है और साथ ही साथ जो बात करती है, तो उनको सुनने के लिए जो है बहुत सारी महिलाएं भी वहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और ये यादव के लिए जो है आज ये दोनों जो है पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो है अभी 3 से 4 दिन बच गए सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए, तो ये जो है लगातार जो है एनडीए कोशिश कर रही है कि वो भी अपने तरफ से जो है लगातार कोशिश करे कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट को जो है ये अपने पक्ष में कर सके, तो ये इस वजह से जो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश ये जानकारी देने के लिए। यूपी के फतेहपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में हुई लूट की 3 घटनाओं का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। थाना पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुगतखेड़ा रोड ग्राम दूधी कगार के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त विवेक यादव के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसके साथी शिवम यादव व राजन यादव को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से 3 देशी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटे गए 10,480 रुपये बरामद किए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी गोपालगंज भेजा गया है। बताते चलें आपको, यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में हुई लूट की 3 घटनाओं का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। थाना पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुगतखेड़ा रोड ग्राम दूधी कगार के पास चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त विवेक यादव के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसके साथी शिवम यादव व राजन यादव को मौके पर दबोच लिया गया।
पुलिस ने मौके से 3 देशी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटे गए 10,480 रुपये बरामद किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।